चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है हमारे पास। तो ये है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत पाक फर्स्ट। ठीक है, ये पेपर हुआ है आज आपके। तो देखिए इसका फुल्ली आंसर की आपके क्या रहने वाली है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसके सारे आंसर्स हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक आप देखिए। पहला क्वेश्चन है आपके, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1600। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है आपके। देखिए अगला है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रीड एवं मुनरो। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, जिस भी बच्चे ने आप ऑप्शन बी 1885 लगाया उसका आंसर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जिस भी बच्चे ने लगाया उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपके कितने नंबर यहाँ पे बन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे सही बिल्कुल आपकी रहेगा, एकदम करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। तो ये अपने राजस्थान से यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1756 मतलब कि 1756 में हुआ था क्या। अगला है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। एंड द लास्ट एमसीक्यू आपकी क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 1909। ठीक है, 1909 में। इसी के साथ ही आपके क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला प्रश्न आपसे है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो गांधी सागर बांध आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ठीक है, इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके BR अम्बेडकर, मतलब कि भीमराव अम्बेडकर के आते हैं यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें आ जाएगा आपका भीमराव अम्बेडकर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने लिखी थी। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये लिखी थी। इसमें आंसर आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर ईस्वी में स्थापित हुआ। तो यह हुआ था 1956 ईस्वी में, 1956, 1956 यहाँ पे क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ने की थी। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। तो इसमें आंसर आ जाएगा वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था में स्थित है। तो ये आपके चेन्नई में स्थित है। इसका आंसर रहेगा आपके चेन्नई। असहयोग आंदोलन ईस्वी में शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन 1920 मतलब कि 1920 में स्टार्ट हुआ। तो इसी के साथ ही आपके एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब देखते हैं पार्ट 3 में जो आपसे अति लघुतात्मक प्रश्न पूछे गए क्या। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो देखिए इसमें आंसर आ जाएगा आपका कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी, ठीक है, नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी। आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके, चंपारण आंदोलन कब हुआ था। तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका 1920। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपके 1773 में पारित किया गया था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 1773। जिसने भी लिखा है उसका करेक्ट आंसर है। आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने मार्क्स यहाँ से आ रहे हैं क्या। ठीक है, और वीडियो को फुल देखिए, पूरा अंत तक विजिट कीजिए ताकि आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिल सके। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। किसको माना जाता है, विक्रम साराभाई को।
अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना बेंगलोर में की गई थी। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका 27, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई है। अगला है भारत में पहली आईआईटी की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में पहली आईआईटी 1951 में खड़गपुर में स्थापना हुई थी क्या? ठीक है, 1951 में खड़गपुर में स्थापित हुई थी। अगला है पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। तो इसमें आंसर आएगा आपके बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ठीक है, इसी के साथ ही आपके पार्ट 3 भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसके साथ आपके मेजर क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। पार्ट 4 में इसमें लघुतात्मक प्रश्न आपसे पूछे गए। प्रत्येक प्रश्न के यहाँ पे 3-3 अंक आपको मिलेंगे क्या? ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें 30वें नंबर का, भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता बताइए। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताओं में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, विधान परिषद का विस्तार और लोक सेवा आयोग की स्थापना शामिल थी। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद को स्पष्ट करें। तो इसमें लिख सकते हैं कि नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अवसर की समानता पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए। तो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के उद्देश्यों में ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? तो बॉम्बे प्लान या बम्बई योजना स्वतंत्रता पश्चात भारत के लिए आर्थिक प्रस्तावों का एक समूह था, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में राज्य के हस्तक्षेप और योजनाबद्ध आर्थिक विकास की वकालत की गई थी क्या? योजना आयोग का गठन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया? तो योजना आयोग का गठन आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए किया गया था। अगला है साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया? तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और इसे भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन माना गया था। तो इसलिए क्या किया था, साइमन कमीशन ने भारतीयों ने विरोध किया था क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 36 वाला क्वेश्चन, पंथ निरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पंथ निरपेक्षता क्या होती है कि पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता तथा सभी धर्मों को एक साथ समान व्यवहार करता है। यह सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ रहता है और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ रहता है तथा व्यक्तियों अपनी आस्था स्वतंत्रता पूर्वक पालना की अनुमति देता है। धर्मनिरपेक्षता विविधतापूर्ण समाज में समानता, सहिष्णुता और सद्भाव को भी बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 3 उद्देश्यों को लिखिए। तो इसमें पहला लिख सकते हैं आप तीव्र औद्योगिकरण, भारी उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना, और सेकंड है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, और इन द लास्ट आप लिख सकते हो असमानता और बेरोजगारी में कमी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या कार्य हैं? तो इसमें आप लिख सकते हो विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना तथा समन्वय करना है। दूसरा, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और रखरखाव करना। और एक और पॉइंट लिख सकते हो इसमें महत्वपूर्ण, विश्वविद्यालयों में कॉलेज को अनुदान आवंटित और वितरित करना। अगला क्वेश्चन है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? वह किन्हीं 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो पंचशील सिद्धांत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और पंचशील
के दो सिद्धांत कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, ये बिल्कुल प्रमुख सिद्धांत है। अब इसी के साथ आपके पार्ट 5 आ रहा है, इसमें दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न आपसे पूछे हैं। तो देखिए 40 क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय देश में कौन सी समस्याएं थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें विभाजन कारण विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा, रियासतों का एकीकरण, आर्थिक अस्थिरता, गरीबी और एक स्थिर राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना स्थापित करने की आवश्यकता शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंथ निरपेक्षता की स्थापना में नेहरू जी के योगदान का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो इसमें लिख सकते हो आप, नेहरू जी ने धार्मिक सहिष्णुता के वकालत करके, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करके और राज्य के धार्मिक मामलों में अलग रखकर भारत में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नीतियों और दृष्टिकोण भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान को आकार दिया। अगला प्रश्न है आपके, भारत में सुनियोजित विकास के योजना आयोग के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस कथन को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। तो इसमें आप लिख सकते हो, योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करके संसाधनों का आवंटन करने और विकास लक्ष्य निर्धारित करने के माध्यम से भारत के नियोजित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने कई दशकों तक देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मार्गदर्शन भी किया। अगला क्वेश्चन है, नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो नेहरू जी के लोकतंत्र में दृढ़ विश्वास रखते थे, नागरिक स्वतंत्रता, कानून शासन और संसदीय संस्थानों के महत्व पर जोर देते थे। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी मॉडल के वकालत की और भारत में एक मजबूत समावेशी लोकतंत्र बनाने के लिए भी काम किया। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट भी आपका फिनिश होता है। अब आपके पार्ट 6 आता है, इसमें निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए 44 क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए और प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्णन कीजिए। तो इसमें मैं आपको मुख्य पॉइंट बता देता हूँ। कृषि उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, मानव संसाधन विकास। ठीक है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा इसमें लिखना था गया। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्णन कुछ इस प्रकार से, भाई जवाहरलाल नेहरू ने इसके नेतृत्व में शुरू किया गया था, कुछ संशोधनों के साथ। हेडोर डोमोर मॉडल आधारित था, कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ इस प्रकार से आपको इसमें लिखना था गया। अगला है, असंलग्नता क्या है? असंलग्नता के मूल लक्षणों पर निबंध लिखें और पंचशील सिद्धांतों का वर्णन कीजिएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई असंलग्नता क्या थी, कि भाई असंलग्नता से तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति जहां व्यक्तियों, चीज़ों, लोगों, परिणामों को नियंत्रित करने या उन पर कब्जा करने की जरूरत से मुक्त होता है। इसमें अहंकार की इच्छाओं और भय के खुद को अलग करना, जीवन की अस्थायी प्रकृति को स्वीकार और वर्तमान क्षण में शांति पाना शामिल है क्या? ठीक है, इसके कुछ मूल कारण भी आप लिख सकते हो, जैसे कि भावनात्मक अस्थिरता, भय और चिंता से मुक्ति, स्वीकृति, करुणा, संतोष, कुछ इस प्रकार से। और पंचशील सिद्धांतों का वर्णन मैं आपको पांचों वो बता देता हूँ कि भाई एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता के प्रति परस्पर सम्मान, और दूसरा है इसमें पारस्परिक अनाक्रमण, तीसरा है इसमें एक दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, और लास्ट रहेगा आपको शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो इसी के साथ ये आपका पेपर पूरा यहाँ पे फिनिश होता है। इसके पूरे आंसर के हमने बता दिए। हम आपको सभी प्रश्न पत्रों के आंसर के बताएंगे आपके। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। आपके जितने भी पेपर होंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, चाहे वो विज्ञान वर्ग से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर वर्ग से हो या कला वर्ग से हो, सभी प्रश्नों के आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे क्या? ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट जरूर दें ताकि हमारा मनोबल और बढ़ सके। तब तक के लिए धन्यवाद।